The various scientists, they have discovered that there are 30 different types of blood groups, but majorly why we read about only 2 and why we considered ABO and RH as the 2 major blood group types. ये 2 चीज पे डिपेंड करता है बच्चा. एक इनका हेम एग्लूटिनेशन की कैपेसिटी, दे आर स्ट्रॉन्गर. जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी आता है ना, तो ये बहुत जल्दी एग्लूटिनेट कर जाते हैं, क्लम्प कर जाते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं. बायोलॉजी टर्म में बोल सकते हैं एग्लूटिनेट हो जाता है. बट जो दूसरे बहुत सारे नाम है अभी मैंने लिए, डफी, लिविस, एमिनस सिस्टम, केल सिस्टम ब्लड ग्रुप, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हेम एग्लूटिनिन. बहुत जल्दी क्लम्पिंग नहीं करते. दे आर वीकर as well as they are active only in lower temperature. वो लो टेम्परेचर पे एक्टिव होते, इस वजह से हम उनको स्टडी नहीं करते हैं और उनको एज अ माइनर कंसिडर करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एग्लूटिनेशन पावर, strong agglutination power as our ABO and RH groups have. So why only these two? First reason, show strong hem agglutination. Active at normal body temperature, but all the minor, they are active at a low temperature, as well as they have weak antigen antibody reaction. ठीक है, चलो अभी पिछली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहां से तुम्हारा क्वेश्चन आया था. मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगी. हमारे माइंड में रहता है कि अभी जस्ट एक क्लास ओवर हुआ है मेरा, ये दूसरा स्टार्ट हुआ है. तो एक्चुअली एज वी हैड लर्न कि हमारे बॉडी में आरबीसी कौन बनाता है? बोन मैरो. हमने पढ़ा था कि the three different types of the blood cells or the blood corpuscles, they are being formed in the bone marrow. आरबीसी का जैसे ही फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, बोन मैरो, ये आरबीसी बनाया. इस आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन होता है जिसको हम एच एंटीजन बोलते हैं. ये तुम लोगों के क्वेश्चन थोड़े वैसे थे तो मैंने बोला इधर से स्टार्ट करती हूँ. एच एंटीजन होता है. लेटर ऑन ये एच एंटीजन जो है ये डिफरेंशिएट होके बना देता है ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ए बी. The H antigen later on in the life cycle, they differentiate where they are present. They are present on the surface of the red blood cells. This is your RBC. Red blood cell पे पहले मेरा H antigen present था. ये H antigen differentiate होके 3 types का antigen बना रहा है. What is an antigen? The basic question, ये antigen होता क्या है? Antigen is a chemical substance that provoke our immune system to produce antibodies against them. Antigen होता क्या है? Antigens are chemicals. और ये chemicals करता क्या है? ये सिग्नल देता है हमारे इम्यून सिस्टम को to synthesize antibodies. Chemicals that क्या वर्ड लिखो समझ में नहीं आ रहा है. Chemicals that provoke immune system to produce antibodies. So basically जब भी एक बेबी बॉर्न होता है, now from there जहां पे मैंने लीव किया था लास्ट क्लास,
जो भी एक बेबी बॉर्न होता है वो बिल्कुल स्टेराइल कंडीशन में होता है। वो जब भी मदर के वूम से निकलता है उसने अभी तक किसी भी एंटीजन को इनकाउंटर नहीं किया है, और अगर उसने इनकाउंटर किया ही नहीं है किसी भी एंटीजन को, तो हाउ देयर बॉडी यूज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? जब तक एंटीजन जाएगा नहीं तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि एंटीजेंस वो केमिकल्स हैं जिसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है। बट यहाँ पे तो हमने यही पढ़ा है कि एंटीजन जब जाएगा बॉडी के अंदर तभी तो बनेगा। तो जब भी बेबी बॉर्न हुआ उसने किसी भी एंटीजन को एनकाउंटर नहीं किया है, उस समय उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ओम, यहीं से स्टार्ट लास्ट क्लास एंड किया था बच्चा? यस। तो यहाँ पर अभी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी निल है। बट ये एंटीबॉडी आएगा कहां से? नाउ ये हमारा एबीओ सिस्टम जो बेस्ड है ये ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन, टू सरफेस एंटीजन दैट इज ए एंड बी के ऊपर बेस्ड है। बट अभी जैसे ही बॉर्न हो गया, एयर में है, फूड में है जो हम ईट करते हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ केमिकल्स हैं जो एंटर होता है हमारे बॉडी में, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है हमारा, वहां पर जाकर वो एज एन एंटीजन एक्ट किया और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। कोई भी केमिकल जो भी एंटर करता है हमारे बॉडी में। बट ये एक नेचुरल फेनोमेनन है कि अगर आरबीसी के सरफेस पे भी आरबी से डिफरेंशिएट हो गया और मान लो इस आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो नेचुरली हमारा सिस्टम ऐसा है कि वो ए एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर वो ए एंटीबॉडी बनाएगा तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी दोनों आपस में मिलकर क्लम्प हो जाएंगे, क्लम्पिंग हो जाएगी और ये सेल्स रहेंगे नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो क्या होता है, अपोजिट बनाते हैं। तो अगर किसी बंदे के आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो धीरे धीरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लाइफ प्लाज्मा में बनेगा बी एंटीबॉडीज, बी एंटीबॉडीज। ठीक है, तो कब बनना स्टार्ट होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। ये जब भी 6 to 8 मंथ का होता है, वो इन्वायरमेंट में आते हैं, बहुत सारी चीजों से इनकाउंटर करते हैं, फिर हमारा बॉडी ये एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करता है। फिर धीरे धीरे इसका एक टाइटर है कि कब ये टाइटर एकदम पीक पे जाता है और कभी ये डिक्रीज हो जाता है। लेट मी शेयर द इमेज। यू कैन सी हियर कि एवरेज टाइटर ऑफ एग्लूटिनिन्स, एग्लूटिनिन्स इज द एंटीबॉडीज, और एज ऑफ पर्सन। ठीक है, 0 है, पहले है ही नहीं एज ऑफ पर्सन। फिर जैसे ही ये देखो कि ये एंटी ए एग्लूटिनिन इन ग्रुप बी एंड ओ ब्लड, ओ में तो दोनों ही होगा, इसलिए ओ देखो ए के साथ भी लिखा है और बी के साथ भी लिखा है, तो ये दोनों बनते हैं विद द एज ऑफ द पर्सन। फिर जैसे ही 20 इयर्स ऑफ एज आता है, यू कैन सी 20 के बाद फिर ये डिक्रीज होने लगता है, ये मैक्सिमम रीच कर जाता है अप टू 20 इयर्स। 20 इयर्स तक ये मैक्सिमम रीच करता है और फिर डिक्रीज होते चला जाता है, क्योंकि हमारे प्लाज्मा में बहुत सारे एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो ये चीज आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है कि बर्थ से हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, वो बनना शुरू होता है जब हमने एनकाउंटर किया डिफरेंट एंटीजेंस आफ्टर द बर्थ ऑनवर्ड्स। नाउ जब हम डोनर और रेसिपिएंट की बात करते हैं और क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है कि रेसिपिएंट का हमेशा हम एंटीबॉडी देखते हैं कि प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और जो डोनर होता है उसका हमेशा हम एंटीजन देखते हैं कि उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्क्रीन शेयर करूंगी, देखो। Immediately after birth, the quantity of agglutinins, agglutinins is the antibody, in the plasma is almost 0. 2 to 8 months after birth, an infant begin to produce agglutinins, anti-A agglutinin. When type A antinogens are present in the cell, opposite banata hai, and anti-B, while when type B agglutinogens are not in the cells. A maximum titer is usually reached at 8 to 10 years of age.
मैक्सिमम टाइटर रिच हो जाता है और उसके बाद ग्रेजुअली वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ये चीजें हैं हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक। मैंने बोला कि जब भी हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं ब्लड को, या फिर हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो ये हमने क्यों माना है? तो लेट अस सी। हम कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल डोनर है वो O है, और जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो AB है। Why it's so? As I told, just a minute ago, as I told कि whenever there is a recipient and a donor, तो डोनर का हमेशा हम सरफेस पे कौन सा एंटीजन है उसको देखते हैं, उसके एंटीबॉडी को हमको नहीं देखना है, ठीक है? वो कोई मेजर इफेक्ट कॉज नहीं करता है। ये वाला पार्ट हटाऊं ताकि मैं ये चीज तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। इफ दिस इज डोनर का ब्लड ग्रुप है, तो डोनर का ब्लड ग्रुप, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड नोट, डोनर का ऑलवेज एंटीजन मैटर्स, एंटीजन मैटर्स कि कौन सा एंटीजन है। और जो रेसिपिएंट होता है उसका हम हमेशा देखते हैं कि उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी है। एंटीजन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एंटीबॉडी से फर्क पड़ता है, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। नाउ यू कैन सी हियर कि यूनिवर्सल डोनर इज O। तो O यूनिवर्सल डोनर क्यों है? क्योंकि O के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे कोई भी सरफेस एंटीजन नहीं है। तो हमने बोला कि हमेशा डोनर का हम सरफेस एंटीजन मैटर करता है कि सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, ऑलवेज सरफेस एंटीजन। तो व्हाई O इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर? क्योंकि उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नाउ योर रेसिपिएंट इज योर AB, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सारा ब्लड ले सकता है। तो मैंने बोला रेसिपिएंट का बच्चा, रेसिपिएंट का हमेशा एंटीबॉडी मैटर करता है कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा है। तो यहां पर तुम देखो कि एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, AB के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। AB ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, और इसी वजह से ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो whenever there is blood transfusion question, you have to only keep two things in your mind। तुम्हें देखना है कि why। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ ओम, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, ठीक है, इफ माय ब्लड ग्रुप इज A, तो यहाँ पर सरफेस पे जो एंटीजन है वो A है, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है वो B है, एंटीबॉडी, ठीक है। अब मैंने अगर इसको, जो मेरा डोनर है उसका भी A है ब्लड ग्रुप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मान लो कि जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप B है, और गलती से ये B ब्लड ग्रुप हमने ट्रांसफ्यूज कर दिया द पर्सन हैविंग A ब्लड ग्रुप। इसके सरफेस पे तो A एंटीजन है, बट इसके जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा में वो B एंटीबॉडी है। डोनर अगर B है तो B के, उसके आरबीसी के सरफेस पे B एंटीजन है, और प्लाज्मा में क्या है, एंटीबॉडी। फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही A एंटीबॉडी अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, A एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, उसके साथ क्लम्पिंग होगी। बट 500 लीटर ब्लड में, और हमारा आरबीसी ये कंटिन्यूअस बनने की प्रोसेस है, हो सकता है ये जैसे ही ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज किया वो डिफ्यूज हो गया थ्रू आउट द बॉडी, मिक्स हो गया 500 लीटर आरबीसी, 500 लीटर ऑफ ब्लड में।
हो सकता है कि थोड़े से एंटीजन ए और एंटीजन बी आपस में कांटेक्ट में आए और उसको एग्लूटिनेट कर दिया, वो थोड़े से आरबीसी डैमेज हो गए, बट हमारा बॉडी वो आरबीसी बना रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से हम कहते हैं नेग्लेक्ट कर दो, सोचो कि डाइल्यूट हो गया, उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आरबीसी हमारे बॉडी में बन रहा है। प्रॉब्लम कब आती है बच्चा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन में प्रॉब्लम कब आता है? जब ट्रांसफ्यूजन पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में हो जाता है, तब प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है, किस कंडीशन में होता है, ये दो चीजें आज हमको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। यस ओम, क्या क्वेश्चन है बच्चा तुम्हारा? मैम वो ग्राफ याद रखना है क्या? नहीं, बस तुम्हें समझाने के लिए कि जब भी हम बॉर्न हुए हमारे अंदर एंटीबॉडी नहीं था, बट जब हमने एंटीजन को एनकाउंटर किया आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड 8 मंथ से लेके 10 इयर्स तक वो बनता है और वो टाइटर इंक्रीज होता है, फिर वो लाइफ टाइम में धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाता है, बट इनिशियली नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप। ट्रांसफ्यूजन में तुमको हमेशा याद रखना है कि जो रेसिपिएंट है उसका एंटीबॉडी मैटर करता है जो प्लाज्मा में है, और जो डोनर है हमेशा उसका एंटीजन मैटर करता है, जो सरफेस एंटीजन उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट में लिख लो कि ऑलवेज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑलवेज ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट antigen of donor matters, and second antibody of recipient, and because of that, these two factors only, your AB is considered as a universal recipient and your O is considered as a universal donor because of these two specific reasons. Note it down फटाफट, I will rub the board and compatibility check कर. So whenever you have to check the compatibility between blood group and donor के बीच में क्या compatibility है, so always you have to look for antigens that are present on the surface of the donor and antibody in the plasma of the your recipient. These two things you have to keep in your mind. These two things are very important. ठीक है, नोट डाउन कर लिया? It was taken from monkey, rhesus monkey. That is your RH blood group. RH blood group. ये RH वर्ड जो आया है वो rhesus monkey से आया है, और 80% ऑफ द ह्यूमंस, 80% जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं. That means RH is also another antigen that is present along with AB on the surface of the RBC. तो ये मैं कैसे पता चला कि एक RH एंटीजन भी है जो हमारे RBC के सरफेस पे रहता है? तो फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड इन rhesus monkey, और इसी से इसका नाम आ गया RH एंटीजन. तो along with your A and B antigen, there is another antigen present on the surface, and that is your RH of RBC. RBC के surface पे present. And 80 to 85% लोग जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं. 10 to 15% जो है वही RH नेगेटिव होते हैं. ये डेटा हमको कैसे मिला? जब हमने एनालाइज किया चीजों को तो हमने देखा कि इन द व्हाइट्स, अमेरिकन व्हाइट्स 85% जो थे वो RH पॉजिटिव थे और 15% RH नेगेटिव थे. फिर जब अमेरिकन ब्लैक में देखा गया तो देखा गया कि 95% जो थे वो RH पॉजिटिव थे और जो 5% है वो सिर्फ RH नेगेटिव थे. अफ्रीकन ब्लैक में 100% लोग RH पॉजिटिव थे.
तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो आता है कि बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव इट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC. If along with A antigen, RH antigen is also present, then your blood group will be A positive. But if on the surface of RBC, A antigen is there, but RH antigen is not there, so you are A negative. So ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम ब्लड ग्रुप में बताते हैं, दैट इज डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन. ठीक है. बहुत सारे ह्यूमन रेस को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग होते हैं, बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि मेजॉरिटी जो है 80 to 90% लोग जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं. एंड इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर अलोंग विथ वेनर. वेनर एक और साइंटिस्ट थे जिसके साथ मिलके लैंडस्टेनर ने RH एंटीजन को डिस्कवर किया था in the year 1940 and first time in the rhesus monkey. So basically your RH blood group was also discovered by Lantner and Venner in the year 1940 in rhesus monkey. One important thing, that is one of the most important characteristics of RH antigen, कि जैसे हमारे प्लाज्मा में अगर सरफेस पे A एंटीजन है तो प्लाज्मा में B एंटीबॉडीज होगा. ऐसा कोई भी एंटीबॉडी नेचुरली RH के अगेंस्ट प्लाज्मा में नहीं होता है. मेक अ नोट ऑफ इट कि एज नो RH antibodies are present in plasma. Naturally ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल भी RH एंटीबॉडीज नहीं होते हैं until or unless they enter our body either through transfusion. अगर पॉजिटिव वाला है, अगर कोई नेगेटिव है, RH नेगेटिव वाला है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और उसको मैंने ए पॉजिटिव डाल दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया, जो डोनर था वो ए पॉजिटिव था और जो रेसिपिएंट था वो ए नेगेटिव था, तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो फर्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड सेकेंड ड्यूरिंग बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, व्हेन मदर इज नेगेटिव and RH negative and the fetus that is growing inside the mother womb is RH positive. वहां पर भी हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी 1 एंड प्रेगनेंसी 2. तो लेट्स सी चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है. Does the presence of RH affects one's immunity? It's not like that. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैंने बोला कि हम बोल सकते हैं कि 80 to 85, मैंने यहाँ लिखा है, बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन द रेस 99% ऑफ द पीपल आर RH पॉजिटिव. बट ये पॉजिटिव और नेगेटिविटी हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, इट जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर. चलो आगे चलते हैं. मैंने बोला दो टाइम पे ये नेचुरली ये एंटीबॉडीज हमारे प्लाज्मा में नहीं होता है. RH एंटीबॉडीज नेचुरली प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, प्लाज्मा में नहीं होता है. बट हाउ दे एंटर आवर बॉडी एंड व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, तो क्या क्या हो सकती है. एक कंडीशन होता है इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. तो ये दो केसेस में हो सकती है, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है. Incompatibility during blood transfusion. इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर गलती से, मिस्टेक से हमारा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे नेगेटिव वाले बंदे को पॉजिटिव ब्लड एंटर हो गया. और दूसरा होता है कंडीशन इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी.
incompatibility during pregnancy. So let's study these two in detail. Now, if by anyhow mistakenly अगर कोई नेगेटिव बंदा है उसके बॉडी में पॉजिटिव ब्लड हमने डाल दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि RH फैक्टर. तो यहाँ पर जो ये बनाया था ये हटा देती हूँ, अभी देखती हूँ कि अगर जो मेरा रेसिपिएंट है वो नेगेटिव है, मान लिया जो रेसिपिएंट है वो A नेगेटिव है, तो इसके सरफेस पे A एंटीजन तो है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी है बट RH के अगेंस्ट नहीं होता है और RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है. बट बाय एनी हाउ ड्यू टू मिस्टेक अगर इस नेगेटिव बंदे को मैंने A पॉजिटिव ब्लड डाल दिया, डोनर जो था मेरा वो A नेगेटिव नहीं है, वो A पॉजिटिव है, तो क्या होगा? लेट्स सी. इसके सरफेस पे A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है, दोनों ही एंटीजन है. अब ये हमारे बॉडी में ट्रांसफ्यूज हो गया, ठीक है, अंदर हमारे बॉडी के एंटर कर गया, ये एक नया एंटीजन एंटर कर रहा है. फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में ये बहुत ज्यादा हार्म कुछ नहीं करने वाला है. जैसे ही ये एंटर किया, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा ही सा ब्लड देते हैं 100-200 ml, तो द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड इनटू द पर्सन विथ RH नेगेटिव ब्लड कॉजेज नो हार्म. फर्स्ट ट्रांसमिशन में कोई हार्म नहीं हुआ. बट अगर ये RH एंटीजन सिस्टम में आ गया, RH एंटीजन सिस्टम में आ गया, तो ये तो नया है ना, ये मेरे RBC का फंक्शन ही नहीं है, ये मेरे RBC के सरफेस एंटीजन है ही नहीं. तो हमारा जो WBC है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये इसको कंसीडर कर, ओह कुछ तो नया आया है, कुछ तो फॉरेन है, तो भी क्या करेगा, ये इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना के रख लेगा, जो हमारे इम्यून सिस्टम का काम है. फर्दर अगर वही सेम मिस्टेक हो जाती है तो ये क्या करेगा, RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगा. तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कीप इन माइंड बच्चा कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में अगर गलती से हमने RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूज RH पॉजिटिव का कर भी दिया है, तो द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन नो हार्म, नो हार्म. बट सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में भी अगर सेम मिस्टेक हो गया, जो चांसेस बहुत कम होते हैं, मिस्टेक बार बार नहीं होता है, तो अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन में भी सेम चीजें हुई तो क्या हुआ, अब हमारे बॉडी ने इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली है. तो RH फैक्टर प्रेजेंट इन द ब्लड अटैक एंड डिस्ट्रॉय रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जो हमारे डोनर का ब्लड है, जो हमने रिसीव किया है, उसके RBC को तोड़ने लगेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा. ठीक है, ये होगा. बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, उस समय तो एक नया एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर गया, अब हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा, बना के भी बॉडी में स्टोर है. बट अगर सेकेंड टाइम सेम मिस्टेक हुआ और वो सेम एंटीजन अंदर आया, तो जो एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है वो उसके साथ क्लम्पिंग करेंगे, एग्लूटिनेट करेंगे और RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगी. तो जो हमने ट्रांसफ्यूज किया उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमें ब्लड चाहिए हमें. और देखो एक बात हमेशा याद रखना, हम डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते हैं, हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, प्लाज्मा और RBC को अलग करते हैं, और बेसिकली हम RBC जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं. कभी ब्लड बैंक अगर जाने का मौका मिले तो यू कैन सी बहुत सारी टेस्टिंग्स होती हैं, लोगों से हिस्ट्री भी पूछी जाती है कि आपको कोई डिजीज तो नहीं है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है. एंड एज वेल एज दैट डायरेक्टली हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मशीन होता है, इट्स अ मशीन, सिंपलेस्ट मशीन दैट यू कैन सी इन
ऑल द केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल लैब जहां पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस बहुत हाई रोटेशन स्पीड पे होता है और पार्टिकल्स के साइज पे वो सेपरेशन हो जाता है, तो जो सेल्स है वो नीचे आ जाएंगे और लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाता है। तो हमने प्लाज्मा और सेल को सेपरेट कर लिया। सेल्स के भी लेयर बनते हैं बच्चा। अब आप सोचोगे कि मैम कैसे पता कि कौन सा प्लेटलेट है, कौन सा आरबीसी है, कौन सा डब्ल्यूबीसी, उनके अलग अलग लेयर्स बनते हैं। तो हम आरबीसी को मोस्टली ट्रांसफ्यूज करते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जब भी डोनर का हम कंसिडर करते हैं तो डोनर का क्या कंसिडर करते हैं कि डोनर के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है। समझ में आया अनिरुद्ध, वेदांत, प्रणव? दैट्स द रीजन कि हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो हमें आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उसको देखना है कि वो मिसमैच नहीं हो। क्लियर एवरीवन? जयवर्धन? यस मैम। ओके, तो यहाँ पर इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फर्स्ट टाइम कोई, गुड प्रणव, फर्स्ट टाइम कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेकंड टाइम क्योंकि हमने उसके लिए तैयार है, हमने बहुत सारे हमारा इम्यून सिस्टम में आरएच एंटीबॉडीज बना लिए हैं, तो वो उसको अटैक करने लगेगा और डिस्ट्रॉय करेगा डोनर के आरबीसी को। नाउ व्हाट हैपेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी में क्या होगा बच्चा? स्पेशल केस है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रेगनेंसी। जब भी आरएच जो है वो मदर जो है वो निगेटिव है और फीटस जो है वो पॉजिटिव है। यस ओम? वो फर्स्ट पॉइंट थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। हाँ डेफिनेटली। देखो एक बार बोर्ड रब करती हूँ, एक नया डायग्राम बनाती हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इफ फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की बात करें, अगर फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इन RH नेगेटिव पर्सन जो है वो RH नेगेटिव है और जो डोनर है वो RH पॉजिटिव है। A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, AB पॉजिटिव। नाउ जब ये फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूजन हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो हमने हमारे प्लाज्मा में इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं प्रिपेयर्ड है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इसको इनकाउंटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन में रेसिपिएंट के बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट अब ये एंटीजन एंटर कर गया, जो नए हमारे आरबीसी आए हैं उसके सरफेस पे आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। तो अब इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम प्लाज्मा में बहुत सारे एंटीबॉडीज बना लिया है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आरएच एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होते। जैसे ए और बी होते हैं वैसे आरएच एंटीबॉडीज नेचुरली नहीं होते हैं। दे ओनली एंटर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बात एकदम अपने माइंड में क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर। चलो प्लाज्मा में अब आरएच एंटीबॉडी बनने लगा क्योंकि ये नया एंटीजन हमारे बॉडी ने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन के बाद रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कुछ तो नया आ गया है। तो हमारे एंटीबॉडी, हमारे ब्लड के सिस्टम ने, इम्यून सिस्टम ने बहुत सारा आरएच एंटीबॉडी बना लिया, प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन भी अगर हमने गलती कर दी कि हमने आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड दे दिया, तो अभी जैसे ही ये आरएच एंटीजन वाला आरबीसी हमारे सरफेस में एंटर किया तो हमारा प्लाज्मा पहले से तैयार है, इसके पास बहुत सारे एंटी आरएच एंटीबॉडी है जो इनसे जाके क्लम्प करेगा। बहुत सारे हैं आरएच एंटी, इसके साथ आरएच एंटीजन के साथ जाके
क्लम्पिंग करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा जिसको हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं, जिसको हम क्लम्पिंग बोलते हैं। अगर कभी आपने ब्लड ग्रुप टेस्ट करने का स्लाइड देखा होगा तो हम ब्लड के ड्रॉप्स लेते हैं और उसमें जो ऐड करते हैं दैट इज योर एंटीबॉडीज। जैसे हमने ऐड किया, अगर वो ए है तो वो ए एंटीबॉडी के साथ क्लम्प करेगा। क्लम्प करके कैसे, जैसे दूध फटा फटा नहीं दिखता वैसा दिखने लगता है, तो छोटे 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 पार्टिकल, क्योंकि वो सेल्स जो है वो आपस में आके जुड़ गए हैं। ठीक है, तो दैट इज द क्लम्पिंग, दैट इज द हेम एग्लूटिनेशन विच इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर एंटीजन। एंटी बी के साथ, एंटी ए जो है वो ए एंटीजन के साथ क्लम्प करेगा। इसी वजह से तो नेचुरली अगर सरफेस पे ए एंटीजन होता है तो प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होता है, नहीं तो फिर तो वो तो आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे, ब्लड जम जाएगा हमारे सेल में, फ्लो ही नहीं करेगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? इसी वजह से अपोजिट एंटीबॉडी हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वो सिंथेसाइज करता है आफ्टर बर्थ ऑनवर्ड्स। बर्थ से हमारे पास ये नहीं है, बट बर्थ से हमें पता है कि हमारा क्या ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिपेंड करता है, ये जेनेटिकली डिपेंड करता है बच्चा, तो उसका रेशियो होता है, वो हम 12th का एक क्वेश्चन है उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली दिस इज द रीजन, इन केस इफ रेसिपिएंट इज RH पॉजिटिव and donor is RH negative, then due to absence of RH in donor, okay, लीजा आपके क्वेश्चन पे आते हैं। लीजा का क्वेश्चन में अच्छा है, लीजा ने बोला कि अगर डोनर जो है वो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, रेसिपिएंट जो है वो पॉजिटिव है, अगर डोनर निगेटिव ही नहीं है, निगेटिव है डोनर, तो उसके पास सिर्फ ए एंटीबॉडी है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि ये दो तरह के एंटीजेंस हैं, दो तरह के एंटीजेंस हैं। तो बेसिकली हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि ए पॉजिटिव है तो हम उसको ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे, ए निगेटिव है तो हम उसको ए निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप दे। बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, इन केस ऑफ एमरजेंसी, क्योंकि ये जो हमारा RH फैक्टर है ये भी डिपेंड करता है ऑन अ डोमिनेंट जीन, ये भी एक डोमिनेंट जीन पे डिपेंड करता है। और क्यों ये जो है इसका फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है कि RH पॉजिटिव वाले बंदे ज्यादा है, RH निगेटिव वाले बंदे कम है, ये भी एक जेनेटिक फैक्टर है। जब भी आप 12th में हम आपको जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पर ये डोमिनेंट जीन पढ़ाएंगे, RR, दो कैपिटल R, एक कैपिटल R स्मॉल r और दो स्मॉल r, ये तीन वेरिएशन बन सकता है। जो दोनों ही स्मॉल होता है वो रेसेसिव होता है, तो ऐसे ही देख लो 2:1 का रेशियो है। तो जो R है वो डोमिनेंट जीन है, रेसेसिव फैक्टर के लिए स्मॉल जीन्स आता है, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं। लीजा का क्वेश्चन है, अगर कोई डोनर जो है वो निगेटिव है, ठीक है, बट वो A निगेटिव है और हम A पॉजिटिव हैं, तो तुम लोग जरा सोच के बताओ, अगर रेसिपिएंट A पॉजिटिव है, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए, सोचो जरा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सोचेंगे, देखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इस कंडीशन को उल्टा कर देते हैं। कंडीशन क्या है हमारा, डोनर इज RH negative and recipient is RH positive, तो क्या कोई इफेक्ट होगा? यस ओम, व्हाट्स योर क्वेश्चन बच्चा? मैम ऐसे तो फिर वो O नेगेटिव होना चाहिए यूनिवर्सल डोनर। देखो, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों नॉर्मल कंडीशन है, बिल्कुल नॉर्मल है, दोनों लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बिल्कुल भी नॉर्मल है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब निगेटिव वाले के बॉडी के अंदर पॉजिटिव एंटर कर जाता है, तो हम पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम बनाने लगता है। प्रॉब्लम सिर्फ तभी आती है, इसीलिए मैंने सिर्फ दो कंडीशन लिखा था, इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन, जब भी अगर गलती से हमने किसी पॉजिटिव इंसान को निगेटिव दे दिया, मतलब ये A पॉजिटिव है और ये ब्लड जो है वो A निगेटिव है, तो क्या होगा, RBC है ये रेसिपिएंट का, इधर A भी है और इधर RH भी है, ये डोनर का आया, इसके पास सिर्फ A है। मैंने क्या बताया,
कि हम हमेशा डोनर के एंटीजन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि उसके पास ए एंटीजन है बट उसके पास RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीजन नहीं है। तो बेसिकली हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पॉजिटिव और नेगेटिव का भी ध्यान रखना होता है कि पॉजिटिव वाले बंदे को पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, ठीक है। यस ओम, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था बच्चा, एक बार फिर से बोलना। मैम तो फिर अगर RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड देगा तो फिर कोई एंटीबॉडी तो रहेगी नहीं RH नेगेटिव के इसमें, तो अपोज में, तो फिर नेचुरली नहीं होता है, बट दो तरीके से आपके बॉडी में एंटर कर सकता है। एक ट्रांसफ्यूजन के टाइम नेचुरली एंटी-RH एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं होते हैं, बट वो एंटर कर सकते हैं कब, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर मैम पर आपने अभी बोला था कि अगर RH फैक्टर प्रेजेंट रहता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर नहीं रहता है तो नेगेटिव रहता है। तो फिर अगर नहीं रहा तो फिर तो एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, डोनेट करेंगे तो फिर उस लॉजिक से तो ओ नेगेटिव होना चाहिए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यस, वो नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर होता है बच्चा, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पहले नहीं पढ़ाए रहते हैं इसलिए हम ओ बोलते हैं, बट यस डेफिनेटली ओ नेगेटिव इज अ यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब प्रेगनेंसी वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेट मी रब द बोर्ड, थोड़ा बड़ा सा। यस लीजा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जब रिसिप्टेंट RH पॉजिटिव होता है एंड डोनर RH नेगेटिव होता है, तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें RH होता ही नहीं, तो सेकंड ट्रांसफ्यूजन में कुछ अफेक्ट होगा ही नहीं ना, WBC लड़ेगा ही नहीं, तो फिर हो सकता है नहीं, क्यों होगा बच्चा, हम पहले से RH पॉजिटिव है ना, हम उस एंटीजन को पहचानते हैं, हमारा WBC उसको पहले से रिकॉग्नाइज करता है कि ये हमारे बॉडी में भी है। हमारा इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल यही तो है। मैंने बताया था ना, हर किसी के बॉडी के सेल्स के ऊपर सेल रिसेप्टर है, एंटीजन है, जो उसका क्या है, नेम प्लेट है। वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको पहचानते हैं, इसलिए उसके अगेंस्ट नहीं वर्क करता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे मैंने बताया था, वो ऐसे हॉर्न निकले हुए पैथोजेंस एंटर कर रहे हैं, तब उसके रिसेप्टर, उसका जो एंटीजन है वो डिफरेंट है, हमारे सेल के पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, एंटीजेंस प्रेजेंट है, उससे अलग है वो, इसलिए उसके अगेंस्ट सिर्फ बनाएगा। ठीक है, क्लियर? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे इम्यून सिस्टम की, सो दैट दे कैन रिकॉग्नाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। चलो इससे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि आज मैं 11th वाले बच्चों को आई पढ़ा रही थी। तो आई में आपने हमेशा सुना होगा कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। वाई? कॉर्निया अवेस्कुलर है, उसके पास कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, और अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो वो इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन नहीं करेगा। ब्लड वेसल है ही नहीं, सेल्स है ही नहीं, वहां आ ही नहीं रहे हैं ब्लड के थ्रू, तो वो कैसे पहचानेगा ये मेरा खुद का सेल है या बाहर से आया है? गेटिंग माय पॉइंट? इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए WBC ही रिकॉग्नाइज करता है ना, ये मेरा अपना है या बाहर है। और WBC कैसे जाता है, ऐसे घूम फिर के तो जाता नहीं है, ब्लड के थ्रू जाता है। यस और नो? यस मैम। और अगर कॉर्निया अवेस्कुलर है, उसके पास ब्लड वेसल्स हैं ही नहीं, तो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन होता ही नहीं है, इसलिए हम कॉर्निया इजिली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जिसपे आपका पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी वर्क करता है। नाउ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। मान लिया मदर जो है वो RH नेगेटिव है, A नेगेटिव, B नेगेटिव, कोई सा भी नेगेटिव, ठीक है। और जो फीटस है मदर के अंदर, ये जो फीटस ग्रो कर रहा है ये RH पॉजिटिव है। बट you know that the mother and the baby, they are connected to each other with placenta. But इस placenta से हमारा ब्लड जो है, मदर का ब्लड है, वो अंदर नहीं जा रहा है बेबी में, बाहर से ही वो न्यूट्रिशन सप्लाई कर दे रहा है। बाहर से ही उसने न्यूट्रिशन सप्लाई किया और अंदर बेबी के ब्लड वेसल्स उसको लेके जा रहे हैं। तो ऐसे मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, और जो हमारे ये एंटीजेंस हैं
RH एंटीजन वो इसको क्रॉस भी नहीं कर सकता है, क्रॉस नहीं कर सकता है। और ब्लड अगर अंदर जाता तब तो मिक्सिंग के चांसेस थे कि हमारे ब्लड के अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन एंटर कर जाता, बट नहीं होता है, मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि हमारा ब्लड बाहर है और बेबी का ब्लड अंदर है। बट मिक्सिंग होती कब है? लिसन वेरी केयरफुली बच्चा, ड्यूरिंग डिलीवरी। We are talking about first pregnancy. During delivery, there is a chance, जब भी आपका umbilical cord कटता है या फिर सर्जिकल हम रिमूव करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, सिजेरियन करते हैं, there is a chance कि बेबी का थोड़ा सा ब्लड मदर के बॉडी में एंटर कर गया। अब अगर फीटस ब्लड आफ्टर डिलीवरी, जब भी डिलीवरी का टाइम है, ऑपरेशन हो रहा है या फिर अम्बिकल कॉर्ड को कट किया जा रहा है, देयर इज अ चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ बेबी विथ मदर, जो कि RH नेगेटिव है। बट फर्स्ट बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो बॉर्न हो चुका है, ठीक है। बट जैसे ही ये मिक्सिंग हो गई मदर के ब्लड में, अब क्या हुआ? RH पॉजिटिव एंटीजन एंटर कर गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये मदर का है ही नहीं, मदर के RBC पे RH एंटीजन था ही नहीं, बट मदर के इम्यून सिस्टम में इसके अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबॉडीज बनाने शुरू कर दिए। एंटी RH एंटीबॉडी बनाने लगे, बहुत सारा एंटी RH एंटीबॉडी। ये नेचुरली नहीं होता है, बट बनता है जब RH नेगेटिव पर्सन इनकाउंटर करता है RH पॉजिटिव पर्सन के ब्लड से। फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बेबी इज हेल्थी, फाइन। बट सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर सेम कंडीशन होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट था, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताऊंगी जो नोट डाउन कर लेना। मैंने बताया था कि हमारे जो एंटी बॉडीज होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर नहीं जाते, ए और बी नहीं जाते हैं, बट RH एंटीबॉडी जा सकता है। क्यों? इसका रीजन भी बताती हूँ। ऑल्दो हम इम्यूनोलॉजिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी वाले सिस्टम में, कि हमारे जो एंटीबॉडीज होते हैं वो फर्स्ट 5 टाइप्स के होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? IgD, IgE, IgA, IgG, IgM। M मतलब मेगा, बड़ा, मोटा, ताजा, मेरे जैसा, छोटे से रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये M किसको बिलोंग करता है? M जैसा कौन सा है? A और B है, एंटी A और एंटी B IgM जैसा है। तो तुम्हारा एंटी A एंड एंटी B क्रॉस नहीं करता है, मेगा है, बहुत बड़ा सा है। बट जो तुम्हारा IgM है, IgM मेगा यही होगा, IgG है, ये छोटा होता है और इसके अंदर आता है तुम्हारा RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी। तो ये RH एंटीबॉडी अभी क्या है? क्रॉस कर सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड प्रेगनेंसी। अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में क्योंकि मदर के ब्लड में बहुत सारा RH एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इस RH एंटीबॉडी की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर एंटर करता है। क्लियर एवरीबॉडी? एंटी RH एंटीबॉडी समझ में आ रहा है बच्चा?
यस और नो? जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ये हम डिटेल में हमारा 12th का पार्ट है वहां पढ़ेंगे. 5 टाइप्स: IgD, IgE, IgA. Ig is the short form for immunoglobulin. Ig हम शॉर्ट में बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनो जो कि दूसरा नाम है एंटीबॉडीज का, इम्यूनोग्लोबुलिन. तो यहाँ पर ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज हैं हमारा बॉडी बनाता है. ये सारे एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करते. जो एंटी ए और एंटी बी जो नेचुरली हमारे ब्लड में होता है वो IgM के जैसा बिहेव करता है. IgM जैसा, M मेगा याद रखना है ऐसा. वो बहुत मोटा ताजा है तो वो क्रॉस करके फीटस में एंटर नहीं करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है. तो IgM को बिलोंग करता है हमारा A और B. बट एक इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत छोटा सा है, नन्हा सा प्यारा सा, वो इजीली क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को. वो है तुम्हारा IgG. और IgG में ही आता है हमारा RH एंटीबॉडी. तो IgG is the only antibody which crosses the placenta. Is it clear now, बच्चा? यस मैम. ओके. सो ये IgG ही सिर्फ एक ऐसा एंटीबॉडी है, और इस IgG के अंदर क्या आ रहा है? RH एंटीबॉडी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है. इसी वजह से एंटी RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर आ गया. सो कौन सा एंटीबॉडी सिर्फ प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? दैट इज योर IgG. IgG is the only antibody to cross placenta. अब वो क्या करेगा? हमारे फीटस का जो RBC है उसके सरफेस पे तो RH एंटीजन है. अब ये एंटी RH एंटीबॉडी इसके साथ क्लम्पिंग करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो इट विल लीड्स टू अनीमिया. और अगर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया तो सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी की डेथ भी हो सकती है. एंड दिस कंडीशन, ये फेटल हो सकता है, बेबी को अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकती है, फेटल कंडीशन होता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है. एंड दिस कंडीशन व्हेन जो हमारा बेबी का RBC है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ द RH नेगेटिव ब्लड को RH पॉजिटिव ब्लड के साथ मिक्स कर दिया गया, बिकॉज मदर नेगेटिव थी और फिटस पॉजिटिव था. दिस कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस. इरिथ्रोसाइट्स हमारा RBC है, ब्लास्टोसिस टूट रहा है फिटालिस. कहाँ टूट रहा है? फीटस में. तो दिस कंडीशन which occurs during second pregnancy can be fatal and cause severe anemia and jaundice in the baby. So the hemolytic disease of the newborn, ये newborn का hemolytic disease है, baby इसके साथ born ही होता है, जिसको हम बोलते हैं erythroblastosis foetalis. That is destruction of the erythrocytes in fetus. fetus में ही erythrocyte जो है वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो गया. बट ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होगा. कब होगा? सेकेंड प्रेगनेंसी में, क्योंकि अब हमारे ब्लड में एंटी RH एंटीबॉडी बन चुका है. क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी हुई तभी बेबी का थोड़ा सा भी ब्लड अगर मदर के ब्लड के साथ एंटर कर जाएगा तो हमारा बॉडी उसको एंटीजन कंसिडर करके उसके अगेंस्ट बहुत सारा एंटीबॉडी बना चुका है. और एंटी RH एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा और वो बेबी के फीटस में एंटर करके जो इरिथ्रोसाइट्स है उसको डिस्ट्रक्ट करने लगता है. एंड दिस destruction of erythrocytes in the fetus is known as erythroblastosis foetalis and it occurs during second pregnancy. Clear everyone? Yes ma'am. तो फिर होगा क्या यहाँ पे? जैसे ही ये मिक्सिंग होगी, ये एंटी RH एंटीबॉडी अंदर करने गया, ये RBC को डिस्ट्रक्ट करने लगेगा. तो इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन of RBC in fetus and it leads to different condition. क्या क्या कंडीशन हो सकता है? अनेमिक हो सकता है,
अनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, एंड कैन कॉज डेथ ऑल्सो. And this condition of destruction of RBC in fetus is known as, मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि इधर अब मेरे पास स्पेस नहीं है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस. थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको स्पेलिंग दिखे. इरिथ्रोब्लास्टोसिस कोइटेलिस. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम, is it possible to prevent this condition during second pregnancy? Yes, definitely it's possible. कैसे पॉसिबल होगा? जैसे ही डॉक्टर को पता चलेगा कि मदर जो निगेटिव है और बेबी पॉजिटिव है, ओ मदर के बॉडी में ये एंटीजन एंटर कर गया है, सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है. इमीडिएटली डॉक्टर क्या करता है, मदर को एक इंजेक्शन देता है. कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है. बच्चा, आपको समझाने के लिए हम सिंपल वर्ड यूज करते हैं ताकि वो आपको समझ में आए. लोहा लोहे को काटता है. अभी बॉडी में तो एंटीजन एंटर हो गया है, अगर तुरंत इंजेक्शन के थ्रू हम एंटी RH, क्योंकि बहुत सारा बना नहीं है, थोड़ा सा ही एंटर हुआ है ना, क्योंकि अभी हमारे, अगर हमें नहीं ही पता चलेगा तब तो हमारे पूरे ब्लड में वो बन के बहुत सारा तैयार बैठा रहेगा. बट अगर थोड़ी सी चीज ही एंटर हुई है, अगर छोटा सा घाव है, अगर हमने तुरंत उसको ट्रीट करने की कोशिश की तो वो ठीक हो जाता है. वैसे ही थ्रू द इंजेक्शन वी एडमिनिस्टर anti-RH एंटीबॉडी इन द बॉडी ऑफ द मदर. तो वो जो एंटीजन एंटर किया है और ये एंटीबॉडी हमने इंजेक्शन के थ्रू दे दिया, दोनों में क्लम्पिंग हुई और दोनों डिस्ट्रॉय हो गए. तो सेकेंड प्रेगनेंसी भी सेफ हो सकती है इफ इमीडिएटली after the delivery of the first child having RH positive blood, which is being carried in the mother having RH negative blood, is immediately administered with anti-RH antibodies. Clear, bacha? So this condition during second pregnancy can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child. Note down कर लो, ये important है, इससे क्वेश्चन आते बच्चे भूल जाते बाद में. We can learn of the mother. लीजा, वही तो हमने बोला, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी के बाद थोड़ा सा एंटर किया, हमने उसी टाइम anti-RH एंटीबॉडी एडमिनिस्टर कर दिया और वो जो RH एंटीजन था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. तो अब मदर का इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा. यस बच्चा, कोई कुछ कह रहा था? मैम, जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव, वो जो चांस बनता है, तो फिर वो कौन से सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि जिससे वो चांस बन सकता है और नहीं बनता? फर्स्ट चांस चाहे वो ट्रांसफ्यूजन का हो चाहे वो प्रेगनेंसी का हो, वहां पर कोई हार्म नहीं होता है रेसिपिएंट को. ना तो बेबी को हुआ, ना ही तो जिसको हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया उसको हुआ. क्योंकि फर्स्ट चांस में क्या हुआ, अभी हमारा बॉडी उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा. बट वो एंटीबॉडी में तब एक्ट करेगा जब सेकेंड टाइम ट्रांसफ्यूजन के टाइम सेम प्रॉब्लम हो जाए कि हमने गलती से निगेटिव वाले को पॉजिटिव दे दिया. बट ये कंडीशन बहुत रेयर होता है, हम एक ही गलती बार बार नहीं करते. तो अगर एक बार गलती से हो भी गया तो कोई फर्क नहीं है, बॉडी में थोड़े से एंटीबॉडीज बन के बैठे हुए हैं, बट दोबारा अगर होगा तो वो उसको RBC को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे. बट जब भी हमने मदर की बात की तो हमने बात की कि anti-A और anti-B जो एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, बट anti-RH एंटीबॉडी क्योंकि वो छोटे साइज का है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है. तो पहला डिफरेंस ये था कि नेचुरली anti-RH एंटीबॉडी हमारे प्लाज्मा में नहीं होता है, बट वो बन सकता है when we encounter the antigen either during the blood transfusion or during pregnancy. तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बेबी को कोई हार्म नहीं हुआ, तो वैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी फर्स्ट बार कोई हार्म नहीं हुआ. बट अगर सेकंड चांस होगा तो हम क्या करेंगे, वो जो ट्रांसफ्यूज होके RBC आया उसको डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, पेशेंट को कोई फायदा ही नहीं होगा. द सेकेंड प्रेगनेंसी में भी यही हुआ कि RH एंटीबॉडी अंदर चला गया और RBC का डिस्ट्रक्शन करने लगा. सो द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इन फीटस लीड्स टू अ कंडीशन दैट कॉजेस अनीमिया,
jaundice or even death in the second child is known as erythroblastosis foetalis. Question आता है erythroblastosis foetalis क्या होता है? तो it's the destruction of erythrocytes in fetus. But yes, it can be prevented by immediately administering anti-RH antibody to the mother immediately after the birth of the first child. Now clear बच्चा? यस मैम. नेचुरली नहीं आएगा. अगर गलती हमने नहीं की ट्रांसफ्यूजन के टाइम में तो वो RH एंटीबॉडीज बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो नेचुरली हमारे प्लाज्मा में होते ही नहीं है. सिर्फ 2 कंडीशन से वो हमारे जब भी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमारा बॉडी उसको एज एन एंटीजन कंसिडर करेगा इफ वी आर नेगेटिव. क्लियर? तो यस, इट कैन बी प्रिवेंटेड, प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेड by administering इंजेक्शन के थ्रू ही डाला जाएगा, by administering anti-RH antibody to the mother immediately after birth of first child. Immediately after birth of first child. तो वो जो थोड़े से एंटीजन गए थे हमने उसको पहले ही न्यूट्रलाइज कर लिया. एंटीजन और एंटीबॉडी जो हमेशा मैं क्लम्पिंग बोलती हूँ, एग्लूटिनेशन बोलती हूँ, हेम एग्लूटिनेशन बोलती हूँ, उसका मतलब होता है आपस में जुड़ जाना. जुड़ जाना मतलब इनका एक फेनोमेनन है, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं. तो अगर एंटी ए है और उसको एंटी ए एंटीबॉडी मिलेगा तो वो हमेशा से जुड़ जाएगा. इसी वजह से अगर सरफेस एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटी बी होता है, नहीं तो वो तो सारे आरबीसी खुद में ही आपस में बाइंड हो जाएंगे, क्लम्प हो जाएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो इसका दूसरा वर्ड न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हो कि ए एंटीजन और एंटी ए एंटीबॉडी आपस में जैसे ही मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप जो हमने पढ़ा. एबीओ, आरएच इंपॉर्टेंट है. क्या कंडीशंस होते हैं जिसमें हमारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? यस, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन्स आर आरएच पॉजिटिव, only 10 to 15% are RH negative. Ma'am, so is there any relation with seizure during the delivery? बच्चा सीजर में ज्यादा चांसेस है क्योंकि वहां पर कटिंग होती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ब्लड मिक्स हो जाए, अंदर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट नॉर्मल डिलीवरी में भी हो सकता है क्योंकि जो एम्बिकल कॉर्ड है वो कटता है तो उस समय चांस होते हैं. एग्जैक्ट 100% में नहीं बोल सकती कि इंटर ही करेगा फीटस का ब्लड मदर के अंदर, बट चांसेस आर देयर. और अगर एंटर कर जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं. ये सीजर में चांसेस ज्यादा रहते हैं. क्लियर? जयवर्धन, लीजा आपने बोला सही, बिल्कुल सही बोला. वी कैन लो द इम्यूनिटी ऑफ द मदर. बच्चा ऐसे तो इम्यूनिटी लो नहीं कर सकते, फिर वो किसी दूसरे एंटीजन्स को भी नहीं पहचानेंगे तो हम जो एंटीजन अंदर चला गया है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे देते हैं. जैसे कभी भी अगर स्नेक बाइट होता है ना तो हम एंटी वेनोम, उसी का कहते हैं ना जहर जहर को काटता है, वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं. वो वेनम हम बना के रखते हैं, वही इंजेक्शन के फॉर्म में अगर किसी पर्सन को स्नेक बाइट होता है तो वो हम डालते हैं. ठीक है, इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर्स में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे. तो यहाँ पर भी वो सेम चीजें हैं, हमने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया. अगर हमने उसको उसकी इम्यूनिटी को लो कर दी ना तो फिर क्या होगा, वो दूसरे एंटीजेंस को भी नहीं पहचानेगा ना, वायरस, पैथोजेंस, बहुत सारी चीजें. हमेशा एक और बात नोट कर लो, एंटीजन हमेशा वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ही नहीं होता है. ठीक है, ये केमिकली तो है ना, मैंने बोला फूड के थ्रू एंटर कर जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जाएगा, और अगर सरफेस पे आरबीसी के ए एंटीजन प्रेजेंट है तो वो बी एंटीबॉडी बनाने लगेगा और वो प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी जाएगा. तो इट्स अ नेचुरल फेनोमेनन ऑफ आवर बॉडी, और बर्थ से हमारे पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है. ए और बी प्लेसेंटा को क्रॉस भी नहीं कर सकता, प्लेसेंटा को क्रॉस सिर्फ आरएच करता है. ए और बी क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो भारी भरकम है, बड़े साइज का है. और जो आईजी
जी है ये छोटा है और आरएच जो है वो आईजीजी को बिलोंग करता है, उसी के जैसा छोटा है, इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर फीटस में चला जाता है और फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मुझे लगता है मेरे सारे बच्चों को ब्लड ग्रुप समझ में आ गया होगा, यस और नो? यस मैम। पक्का? चलो अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग, वो भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। शायद कल ही मेरा क्लास है, वी विल डू दैट, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी कंप्लीट। हाँ जी बच्चा बोलो। मैम तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ जो एबी ब्लड ग्रुप है उनके ब्लड मिक्स हो सकते हैं। जो एबी ब्लड ग्रुप है मैम आपने बोला कि एंटी ए एंड एंटी बी मिक्स नहीं हो सकते, मतलब जा नहीं सकते प्लेसेंटा को क्रॉस करके, तो सिर्फ ए बी जा सकते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 5 टाइप का बताया है ना, वी विल रीड अबाउट ऑल दिस। ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया, नहीं तो आप पूछते ना तो फिर एंटी ए क्यों नहीं जाता? अगर हम ए पॉजिटिव और ए निगेटिव भी हैं तो उसको भी जाके डिस्ट्रॉय करना चाहिए था ना, तो वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो बड़े साइज का है। सिर्फ एक ही ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, एंड दैट इज योर IgG. We will read in detail about all these type of immunoglobulins in immunology वाला chapter. Okay बच्चा? ABB यस मैम, थैंक यू। ठीक है? Okay, चलो बाय ऑल ऑफ यू।